हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो यदि आप भी यूपी, पीजीटी, टीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ा निर्णायक साबित हो सकता है। ये फाइनल करने में कि आपकी तैयारी अभी फाइनल हो चुकी है या फिर अभी कोई कमी बाकी है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं, तो आपको यकीन मानिए हर एक टॉपिक को यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ, वाक़ई में आपका क्या बीएसटी में कुछ बिज़नेस में कमी है? क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कमी है? क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी आपको और पढ़ना है? क्या इकोनॉमिक्स आपको भी पढ़ना है? क्या आपको टैक्स पढ़ना है? तो वो सारी चीज़ें इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपके सामने आ जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आप इस प्रैक्टिस सेट को देखिए और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। क्या ये आपके एक मील का पत्थर साबित हो सकता है आपकी इस जो आपकी जो संघर्ष चल रहा है उसमें या नहीं? तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक बार फिर से आपका स्वागत है और फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। वीडियो को कर दीजिए पॉज़ और इस क्वेश्चन को करके देखिए क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपी में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पॉज़ करके इसको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं कराऊँगा। अब देखिए इसको हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या है, यहाँ आपसे कहा है एक बोट है, एक बोट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसकी फिक्स कॉस्ट जो 2,60,000 है पर मंथ और सेलिंग प्राइस जो है वो दिया हुआ है 35,000 पर बोट। वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 15,000 पर बोट। तो फिर आपसे पूछ रहा है, इसमें ये भी बता रहा है कि बोट यार्ड कैन प्रोड्यूस 20 बोट पर मंथ। ये कैपेसिटी दी हुई है कि कितना ये पर मंथ बना सकते हैं। फर्म का पूछा है आपसे ब्रेक इवन पॉइंट। जी हाँ, आपसे पूछा है बीईपी। क्या पूछा है आपसे? बीईपी पूछा है, आपने ये कर लिया होगा। अब आपको पता है बीपी का फॉर्मूला क्या होता है? बीपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कंट्रीब्यूशन तो दिया हुआ नहीं है, तो पहले आप कंट्रीब्यूशन को कर लीजिए। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन का सिंपल फॉर्मूला होता है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपका 35,000 35,000। इसमें से आप माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है आपकी? 15,000। तो ये आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 20,000। अब सिंपल आपका हो जाएगा 20,000 क्या है? अब वापस से चलते हैं अपने फॉर्मूले पर। देखिए फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है 2,60,000। अब अपॉन इसको जो आप डिवाइड करेंगे 20,000 से, तो 20,000 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए कट हो जाएंगे जीरो इससे और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13। तो 13 बोट्स जो 13 नाव है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बताइए कि क्वेश्चन ये अच्छा है या नहीं? मैं कह रहा हूँ आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए इस तरह के क्वेश्चन कितने ज्यादा पूछे जा रहे हैं और अब नए पैटर्न पे तो ये ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन और नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है? तो कौन सा है यहाँ पर? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन का नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने मुझे पता है आंसर दे दिया होगा। चलिए मैच कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, सीमांत उपयोगिता नियम। अब ये सीमांत उपयोगिता नियम क्या बताता है? ये बताता है कि जब एक कंज्यूमर किसी वस्तु का लगातार उपयोग करता जाता है, ये लगातार उपभोग करता जाता है, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता, उससे मिलने वाली यूटिलिटी उसकी कम होती चली जाती है। तो इसे क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। तो आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पे जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए एक ब्रेड है, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, इससे मिलने वाली यूटिलिटी आप थोड़ी देर के लिए सोचते थे, जो इससे मिलने वाला मजा है वो आपको जो मिलता है जब आप नेक्स्ट चपाती खाएंगे, नई रोटी खाएंगे, तो इतना आपको उससे यूटिलिटी उपयोगिता या मजा नहीं मिलेगा जितना पहले से मिला था। फिर आप और खाएंगे तो आपका पेट भरता चला जाएगा और ये यूटिलिटी मिलने वाली कम होती चली जाएगी। ऐसा भी समय आएगा कि यूटिलिटी मिलने वाली वो बिल्कुल क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। उसके बाद ये माइनस में चली जाती है मार्जिनल यूटिलिटी। इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और देखिए कि आपकी पार्टनरशिप की तैयारी कैसी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं और उनका जो लाभ विभाजन अनुपात है वो है 3:2 के अनुपात में वो प्रॉफिट और लॉस बांट रहे हैं। उन्होंने जेड को एडमिशन दिया है, जेड को प्रवेश दिया है और उसको जो एक्स है
उसको जो एक्स से क्या लेगा, एक्स से जेड को मिलने वाला है एक्स के रेशो, एक्स के हिस्से का वन थर्ड, और वाई से उसके लाभ का वन टू। तो पहले एक्स का ही देख लेते हैं, एक्स को कितना मिल, सॉरी जेड को देख लेते हैं, जेड को कितना मिलेगा। तो जेड को मिलेगा वन थ्री, वन थ्री किसका, वन थ्री ऑफ एक्स का वन थ्री प्लस दूसरा वन अपॉन टू ऑफ, वन अपॉन टू ऑफ किसका, ये मिलेगा उसको वाई, एक्स और वाई, वाई का। अब यहां पर लिख लेते हैं इसका क्या होगा, देखिए वन अपॉन थ्री इंटू एक्स, एक्स का शेयर कितना है, एक्स का शेयर है थ्री अपॉन फाइव। आप कहेंगे फाइव कहां से आया, इन दोनों को ऐड करके, प्लस उसके बाद वन अपॉन टू इंटू वाई, वाई का शेयर कितना है, वाई का शेयर दिया हुआ है टू अपॉन फाइव, वाई का टू अपॉन फाइव दिया हुआ है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए ये आ जाएगा आपका थ्री अपॉन फिफ्टीन प्लस टू अपॉन टेन। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका थर्टी, एलसीएम लेंगे आप और 15 से इसको काटेंगे, टू टू थ्री जा सिक्स प्लस टेन से काटेंगे थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो ये आ जाएगा आपका ट्वेल्व अपॉन थर्टीन, थर्टी। तो ट्वेल्व अपॉन थर्टी मिलने वाला है किसको, आने वाले को, मतलब जेड को। अब हमें यहाँ ये देखना है कि आखिर इन तीनों का रेशो क्या होगा, क्योंकि उसके पास तो बचा कुछ मिलेगा। तो इसको हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ है एक्स, वाई और जेड। अब जेड का तो फाइनल हो चुका है, 12/30 हो चुका है। अब यहाँ पर किसका देखेंगे, हम देखेंगे एक्स। तो एक्स को पहले कितना मिलता था, 3/5 मिलता था। अब इसमें से इसने किसको, पीछे इसको कितना दे दिया है, तो इसको इसने दिया है अपने हिस्से में से, जो इसने दिया है वो है 3/15। तो 3/15 को ये माइनस कर लेगा, 3/15 को माइनस कर लेगा, पता चल जाएगा कि एक्स के पास कितना बचा। उसी तरह से y को पहले कितना मिलता था, 2/5 मिलता था, माइनस अब इसने 2/5, तो इसको पहले मिलता था, इसने z को कितना दे दिया है, तो इसने z को दे दिया है 2/10। तो 2/10 जो z को दिया है उसको हटा देते हैं 2/10, और अब यहाँ पर फाइनल इसको कर लेते हैं। तो 15 यहाँ एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा यहाँ, थ्री 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 जा नाइन, माइनस 15 से 15 थ्री। इसी तरह से इसका देख लेते हैं y का, इसका एलसीएम लेते हैं 10, 5 से कट जाता है 2, और टू टू जा फोर, माइनस 10 से 10 तो 2। अब यहाँ पर 6/15 आता है, और इधर आ जाएगा आपका 2/10, और तीसरे का क्या दिया हुआ है, 12/30। अगर हम सभी के नीचे 30 बना ले तो ऊपर क्या आ जाएगा, तो 30 बनाते देखिए, टू की यहाँ मल्टीपल कर लेते हैं, तो टू की ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 12/30। यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करनी होगी हमें थ्री की, तो थ्री की ऊपर भी कर लेते हैं, तो थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, और इसका क्या हो जाएगा आपका 30 आ जाएगा। यहाँ पर 30 बना हुआ है 12/30, 12/30। तो नया क्या आ जाएगा इनका, 12 6 12। अगर इसको और छोटा कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 2 जा 6 1 जा, और 6 1 2 जा। तो इसका 2:2, तो क्या आ जाएगा 2:1:2, रेशो क्या आ जाएगा 2:1:2। इसका मतलब ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। यदि आपने ये क्वेश्चन कर दिया है तो वाकई में आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसी पर आपके उसी टॉपिक पर आपको क्लास जरूर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहाँ पूछा है, इनमें से कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें अंतरा क्षेत्र व्यापार सीमा शुल्क मुक्त है। जो अंतरा क्षेत्र व्यापार है वो सीमा शुल्क मुक्त है, उस पे सीमा शुल्क नहीं लगना, परंतु यदि तृतीय देश से आयात किया जाता है तो उसके हेतु प्रशुल्क संरचना में अंतर है। ऐसा कौन सा है कि उससे अंतर है, जो आपका बॉन्ड है उसके साथ तीसरे देश के साथ नहीं लगता। सीमा शुल्क संघ होगा, सामान्य बाजार होगा, या मुक्त व्यापार क्षेत्र होगा, या आर्थिक संघ होगा। तो सही आंसर होगा इसका सी, फ्री ट्रेड एरिया, मुक्त व्यापार क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, जब दो देश होते हैं ए और बी, जब ये इस एग्रीमेंट को मुक्त व्यापार समझौता कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, इनके आपस में जो व्यापार होते हैं वो सीमा शुल्क उस पर नहीं लिया जाता है, वो सीमा शुल्क मुक्त होते हैं। लेकिन अगर ये ए किसी तीसरे देश से व्यापार करता है, तो इससे अगर ये आयात करता है किससे, सी से, तो फिर ये इस पर शुल्क जरूर लगाएगा, सीमा शुल्क। तो ये होता है आपका मुक्त व्यापार समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है आपका लागत अंकेक्षण अनिवार्य है। अब आपको बताना है लागत अंकेक्षण किस में अनिवार्य है, फुटकर व्यापार में,
या फिर निर्माणी कंपनियों में या खादान में या इनमें से कोई नहीं। जो छोटा-मोटा फुटकर व्यापार कर रहा है, क्या वहाँ पर उसकी ऑडिटिंग कराना अनिवार्य होगा? क्या उसकी ऑडिटिंग करानी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। अगर बात करें वहीं खादानों की, तो देखिए यहाँ 2 आप्स आंसर आपको लग सकते हैं, एक निर्माणी कंपनियों में, एक खाद्यान्न कंपनियों में। लेकिन इसके साथ एक बात और प्लस की जाती है, उसमें प्लस क्या होता है? उसमें ये कहा जाता है कि इसकी एक सीमा बनाई गई है, जिस सीमा तक अगर आप खादान में प्रोडक्शन होता है, माल निकाला जाता है, तो उस सीमा तक पहुँचने पर तब जाके उसकी ऑडिटिंग ज़रूरी होती है। लेकिन जो निर्माणी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन पे तो अंकेक्षण उनका कराना अनिवार्य होता है, तो आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कारण एवं प्रभाव के संबंध में की घटना का अर्थशास्त्र स्पष्ट करता है। आपको बताना है कौन सा अर्थशास्त्र है जो कारण और प्रभाव के संबंध में घटना को घटना को अर्थशास्त्र स्पष्ट करता है। कौन सा करता है? आदर्श करता है। आदर्श नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स करता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है या मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका आंसर बी, सकारात्मक पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो जो सकारात्मक अर्थशास्त्र होता है, यह बताता है क्या कि क्या है, क्या सकारात्मक क्या बताएगा आपको? ये बताएगा क्या होना चाहिए, ये बताता है क्या होना चाहिए। आप इसको अच्छे से सॉरी, पॉजिटिव क्या बताता है? क्या था, क्या है, क्या होगा। और आदर्श बताता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपके विनियोग की वसूली के पश्चात सिंकिंग फंड विनियोजन खाते का शेष कहां पर ट्रांसफर किया जाता है? तो वो किया जाता है लाभ हानि खाते में, ऋण पत्र खाते में, सिंकिंग फंड खाते में या रोकड़ खाते में। तो आंसर होगा सी, सिंकिंग फंड खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एन ऑर्गेनाइजेशनल डायग्राम डिपेक्ट्स, एक संगठन चित्र प्रदर्शित करता है। एक संगठन चित्र क्या प्रदर्शित करता है? प्रबंधकों तथा अधीनस्थों के बीच संबंध दिखाता है, या विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों में कार्य का विभाजन दिखाता है, या संगठन का स्वरूप बताता है, या अधिकार दायित्व संबंध दिखाता है। तो देखिए ये जो दिखाता है, ये दिखाता है संगठन का स्वरूप। अब संगठन स्वरूप के अंदर तो ये सभी आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे? प्रबंधकों और अधीनस्थों के बीच संबंध भी आ जाएगा इसके अंदर ही फिर। और विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों में कार्य का विभाजन, ये भी आ जाएगा इसमें। साथ में इसमें ये भी आ जाएगा अधिकार दायित्व संबंध। लेकिन अधिकार दायित्व संबंध में प्रबंधक अधीनस्थों के बीच संबंध नहीं आ सकता, इसलिए हमने ऑप्शन क्या लिया है? सी। सी के अंदर ये सभी आ जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ करेक्ट क्या होगा? सी। आप गलती से ये मत कर जाना कि ये भी होता है जी, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये देखिए ये सब किस में होते हैं? ये सब सी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आप इसको पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल नहीं है। एक कंपनी शेयर, पढ़ के आंसर दीजिए। एक कंपनी शेयर पर लाभांश देना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? क्या वो शेयर प्रीमियम का उपयोग कर सकती है? क्या वो जो उसने शेयर जब्त किए हैं, फॉरफिटेड किए हैं, उनको पुनः जारी करके जो लाभ होगा उससे कर सकती है, या सामान्य रिजर्व से कर सकती है, या इन सब में से कर सकती है? तो देखिए शेयर जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यूज नहीं कर सकते लाभांश देने में, डिविडेंड देने में यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन ये नहीं होगा। जब्त शेयर को यहाँ नहीं कर सकते, तो आंसर आपका बचता है सी। सामान्य रिजर्व जो आपके पास जनरल रिजर्व है, आप उसको यूज कर सकते हैं डिविडेंड देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को पोज कर दीजिए और जल्दी से करके दिखाइए, क्योंकि ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं वही फेवरेट टॉपिक है जिससे दोबारा क्वेश्चन आपके सामने आया है, और यूपी में ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो को कीजिए पॉज और इसको मुझे जल्दी से करके दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपका सब्सक्राइब करने से कुछ भी नुकसान नहीं है। आई होप आपने ये कर लिया होगा। जल्दी से मैच कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमसे पूछा है पीवी रेशो आपको बताना है, और पीवी रेशो में यहाँ पर आपको 2 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। और 2 ईयर का जब प्रॉफिट दिया होता है, 2 ईयर की सेल दी होती है, तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना होता है। इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा, और लिख लीजिएगा कि क्या होता है? ये होता है चेंज चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100, इनटू 100 भी होता है। तो यहां पर देखते हैं, देखिए चेंज इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को देख लेते हैं। पहले प्रॉफिट कितना था, अब कितना है? तो देखिए पहले जो प्रॉफिट था, पहले था आपका 30,000, तो 30,000 में से आपको माइनस करना है माइनस का 10,000,
जब आप -10,000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो डायरेक्ट आप, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस 10,000। ठीक है, 10,000 अपॉन, अब डिफरेंस देखें अगर यहाँ पर सेल का डिफरेंस क्या, तो अब है 5 लाख और पहले कितनी थी, पहले थी आपकी 4 लाख। तो 4 लाख को माइनस कर देते हैं तो 1 लाख यहाँ पर आ जाएगा। आप देखेंगे 40,000 ऊपर आ रहा है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन 1 लाख आ रहा है आपका चेंज इन सेल इनटू 100 भी होता है। तो यहाँ 5 जीरो से डिवाइड कर देते हैं, ये 4 जीरो और एक क्या हो जाएगी 5 जीरो। तो क्या आ रहा है, ये आपका 40% आ रहा है। करेक्ट आंसर होगा आपका बी। आई होप आपका ये क्वेश्चन सही गया होगा। यदि नहीं गया हो, आपको इसमें प्रॉब्लम है, तो हम इस पर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, आपको सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है और फिर अपना यहाँ पर उत्तर देखना है कौन सा होगा। रोकड़, लाभ, अंश का निर्गमन, यंत्र पर बट्टा एवं संयंत्र। तो रोकड़ का दिया हुआ है, समतांश पूंजी होगी, स्थायी संपत्ति होती है, या फिर नामात्र की संपत्ति होती है, या चालू संपत्ति होती है। आपको नहीं लग रहा कि ये सारी चीजें आपकी बैलेंस शीट में दी होती हैं? तो देखिए आपको पता है, जो रोकड़ होती है, जो कैश होती है, वो क्या होती है, हमारी चालू संपत्ति होती है, मतलब हमारी ये करंट एसेट होती है। और वहीं अगर बात करें साथ में आपकी लाभ की, या पहले आप यंत्र की कर लीजिए, कोई नहीं, ये दूसरा लेते हैं लाभ। लाभ में देखते हैं, तो लाभ क्या है, लाभ किसको होता है, और आगे देख लीजिए इसको पहले। यंत्र, आपका जो यंत्र है, मतलब डिस्काउंट ऑन मशीन एंड प्लांट, आपने डिस्काउंट जो दिया है, ये आपका क्या होगा, ये डिस्काउंट हम इसको कहाँ दिखाते हैं, नामात्र की संपत्ति में दिखाते हैं। और उसके बाद स्थायी संपत्ति हमारी क्या हो सकती है, अंश का निर्गमन से क्या होता है, अंश पूंजी होगी, और लाभ क्या हो सकता है हमारा, स्थायी संपत्ति। नहीं, ये नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप इसको सही कर लीजिए। और इसको एक बार सही करके देखिए, दोबारा से इसको देखते हैं और तब देखते हैं आंसर क्या होगा। देखिए रोकड़ की बात करें, बिल्कुल सही है, हमारी चालू संपत्ति है। वहीं बात करें अगर लाभ, लाभ किस पर दिया गया जाता है, तो वो समता अंश पूंजी पर दिया जाता है। वहीं अगर देखें हम कि हमारा यंत्र, भाई पहला हो गया हमारा, बी भी हो गया, मतलब दूसरा हो गया। अब देख लेते हैं सी। तो सी क्या है, अंश का निर्गमन। तो ये क्या होता है, अंश का निर्गमन हमारी नामात्र संपत्ति है। और यंत्र, देखिए यहाँ पर जो आपका ये होगा क्या, जो अंश है, तो अंश निर्गम किए जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अंश को निर्गमित इसलिए किया जाता है ताकि हम इससे स्थायी संपत्ति खरीद सकें। और जो यंत्र बट्टा है, यहाँ बट्टा की बात हो रही है, तो ये बट्टा क्या होता है, इसको हम नामात्र की संपत्ति में दिखा देते हैं। तो अब यहाँ पर ऑप्शन आप सही बना लीजिए, क्या होगा आपका, ए का तो हो जाता है आपका फोर्थ हो जाएगा, और यहीं बी की बात करें तो बी का क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। सी की बात करें तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका सेकंड। और डी, डी का हो जाएगा यहाँ पर, डी का हो जाएगा आपका थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं फोर्थ, वन और थर्ड, फोर्थ वन थर्ड, फोर्थ वन थर्ड, कोई सा नहीं, सही से इसको बना लेना, ये यहाँ पर ऑप्शन गलत है। दोबारा सुन लीजिए किस तरह से दिए हुए हैं। ये देखिए रोकड़ पक्का चालू संपत्ति होता है, ये आपको पता है। लाभ किसको दिया जाता है, समतांश पूंजी पर दिया जाता है। अंश का निर्गमन जो किया जाता है, वो कभी कभी संपत्ति खरीदने के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये इससे मैंने मैच किया है। वैसे आपको पता है अंश का निर्गमन क्या होता है, समतांश पूंजी, मतलब इक्विटी शेयर भी इशू होते हैं, उसको भी अंश का निर्गमन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या है, कि यहाँ स्थायी संपत्ति से है, क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन आपके सही आ रहे हैं। तीनों ऑप्शन, तीनों क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि यंत्र पर जो बट्टा है वो नामात्र की संपत्ति होगा। तो देखिए ये तीन आपके बिल्कुल करेक्ट हो गए। बचा क्या, एक ही ऑप्शन बच रहा था, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो बहुत ज्यादा घुमाने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी कंपनी की बात हो रही है। अब आपको निजी कंपनी की, वैसे तो ये कहा जाता है कि इसमें जो शेयर होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एक निजी कंपनी के जो सदस्य हैं, वो सरकार की स्वीकृति प्राप्त करके अंश का हस्तांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर स्वतंत्रता पूर्वक अंश का हस्तांतरण कर सकते हैं, या फिर अंशों का हस्तांतरण बिल्कुल नहीं कर सकते, या फिर पार्षद अंतर नियम में मेमोरेंडम ऑफ पार्षद अंतर नियम में मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन में कह रहे हैं, पार्षद अंतर नियम के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अनुसार अंश हस्तांतरण कर सकते हैं। तो देखिए वैसे तो ये कहा जाता है कि निजी कंपनी के जो कुछ सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं,
वो अपने अंश को हस्तांतरण नहीं कर सकते, लेकिन यदि उनके पार्षद अंतरनियम में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, एओए में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यदि चेंज किया जाता है, यदि वो अलाउड करता है, तो वो कुछ प्रतिबंधों के अनुसार अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल लागत का संयोजन होती है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है टोटल कॉस्ट जो होती है वो किसका कॉम्बिनेशन होती है? क्या उत्पादन लागत, बिक्री एवं वितरण उपरिव्यय का, या फिर फैक्ट्री उपरिव्यय एवं प्रशासकीय उपरिव्यय का, या मूल लागत एवं बिक्री तथा वितरण उपरिव्यय का, या फिर मूल लागत एवं कार्य लागत, या फिर इसको कार्य कर लें, या फिर प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय का। तो सही आंसर होगा आपका जी बिल्कुल ए। ए आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि जो अगर बात करें कुल लागत की, तो किसी भी उत्पाद या कोई सेवा हो, उसका जो कुल लागत होती है वो होती क्या है, वो टोटल खर्चा होता है कि उसके लिए टोटल खर्चा कितना हुआ है, उन सब खर्चों का योग होती है और उसमें ही आ जाता है आपका उत्पादन, उत्पादन की बिक्री, उसका वितरण। तो यहाँ पर ये सारे खर्चे इसी में ही आ जाते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता संगठन की जैविक या व्यवहारिक संरचना का उचित वर्णन करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? व्यापक, व्यापक, नियंत्रण, विस्तृतीय, अधिक केंद्रीकरण होती है, या उच्च श्रेणी की विशेषता होती है, लंबवत पद सोपान होती है। तो सही आंसर यहाँ पर ए होगा, व्यापक, नियंत्रण, विस्तृत होती है। अगर संगठन की जैविक या फिर व्यवहारिक संरचना की बात करें, इसको फ्लैट संरचना भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखें, इसको क्या कहा जाता है? फ्लैट संरचना भी इसको कहा जाता है। और ये जो संरचना होती है, ये बिल्कुल विपरीत होती है। किसकी विपरीत होती है? नौकरशाही की। किसकी? जो नौकरशाही आपकी संरचना है, उस नौकरशाही संरचना की ये बिल्कुल विपरीत होती है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें कम तो होगा, केंद्रीकरण भी कम होता है, और लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है एक संयुक्त कंपनी बोनस अंशों का निर्गमन पूंजी संचय से कर सकती है, कैपिटल रिजर्व से कर सकती है। दूसरा कह रहे हैं, और इसका कारण दिया हुआ है कि कंपनी केवल पूंजी संचय से बोनस अंश का निर्गमन करके ही अंशधारियों को संतुष्ट कर सकती है और व्यवसाय में कोष प्रवाह को टाल सकती है। तो देखिए बात तो यहाँ 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 सही है, कौन सी? कथन ए। ये तो सही है, लेकिन आर यहाँ पर गलत कह रहा है। तो कैपिटल रिजर्व में से किया जा सकता है, लेकिन उसको ये नहीं हो सकता, आर करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेतन से आय को शामिल करते हैं? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। जो वेतन सैलरी, जो हम टैक्स में सैलरी को कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें कौन किस किस को शामिल करते हैं? वेतन को शामिल करेंगे, भत्ता को करेंगे, या फिर रिक्वेस्टिक को करेंगे, अनुलाभ को करेंगे, अनुलाभ को करेंगे, या इन सभी को करेंगे? तो सही आंसर होगा आपका ये सभी। ये सभी किस में आ जाते हैं? ये सभी वेतन शीर्ष में आ जाते हैं जब हम टैक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ब्रेक इवन चार्ट y एग्जिट रिप्रेजेंट्स सम विच्छेद चार्ट y अक्ष दर्शाता है। तो y अक्ष किसको दर्शाता है? y अक्ष का जल्दी से बताइए, y अक्ष किसको दर्शाएगा? विक्रय की मात्रा की इकाइयों में, या विक्रय का मूल्य रुपयों में, या लागत एवं विक्रय विक्रय रुपयों में, या फिर उत्पादन का मूल्य रुपयों में। देखिए जो y होता है आपका, ये y अक्ष किसको दिखाता है? जब सम विच्छेद चार्ट की बात होती है, तो ये दिखाता है आपका लागत एवं विक्रय विक्रय के दोनों को ही रुपयों में दिखाता है, लागत और विक्रय को। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकेंद्र संगठन का प्रमुख लाभ होता है, उच्च अधिकारी अपना नियंत्रण क्षेत्र व्यापक बना लेते हैं, या क्रियाओं का समन्वय स्वचालित हो जाता है, या उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा प्रबंध करते हैं, या फिर परिचालन लागतें कम हो जाती हैं। तो देखिए आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर सी होगा। उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा प्रबंध कर सकते हैं। अभी अपवाद द्वारा प्रबंध क्या होता है? देखिए इसमें जो उच्च अधिकारी होते हैं और जो नीचे वाले अधिकारी होते हैं, उनको
उनको अधिकार दे देते हैं कि वो निर्णय ले सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? अपवाद द्वारा प्रबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो नीचे दिए हुए हैं कथन, देखिए ए में कहा गया है जो अयाचित लाभ होता है, अयाचित लाभ को कंपनी के लिए संपत्ति होती है ये, या फिर दूसरा कहा गया है कि दो बातें अभी कथन है, आपको नीचे आप ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। दो वार्षिक साधारण सभाओं के बीच घोषित किए गए लाभांश को अंतरिम लाभांश कहा जाता है। एक कंपनी एक ही वित्तीय वर्ष में अंतरिम और अंतिम दोनों लाभांश दे सकती है, मतलब इंटीरियम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, क्या दोनों दिए जा सकते हैं? तो अब देखिए कौन कौन सा यहाँ पर ऑप्शन पूछा है, सत्य कौन सा है? तो पहला बिल्कुल सही आ रहा है, देखिए पहला तो यहाँ पर सही है, क्योंकि जो अयाचित अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड है कंपनी के लिए क्या है? संपत्ति है। अयाचित मतलब जिसकी याचित नहीं कहा गया है उसके लिए संपत्ति है, पहली बात, ये बात सही है। दूसरा, दो वार्षिक सभाओं के बीच में, ये बात गलत है कि उसमें कहा जाता है उसको अंतरिम लाभांश बोलते हैं, ऐसा नहीं है। एक कंपनी एक ही वित्तीय वर्ष में दोनों दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, तो यहाँ पर सी भी सही है। तो आपका ए भी सही है, सी भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पर सॉरी बी और सी संपत्ति नहीं होगी भाई, ये तो देनदारी होगी। संपत्ति कैसे हो सकती है? ये तो देनदारी होगी। अयाचित लाभ जिसको अभी कॉल नहीं किया गया वो तो उसके लिए लायबिलिटी होगी, कभी भी कंपनी पे कॉल आ सकती है, तो वो संपत्ति नहीं है। ये बात गलत लिखी हुई है, तो बी और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दो डब्ल्यूटीओ के प्रक्रिया नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन से ऐसे हैं जो फंक्शन नहीं है डब्ल्यूटीओ के। तो डब्ल्यूटीओ के क्या नहीं है? व्यापार समझौते के क्रियान्वयन, प्रशासन प्रचलन को सुगम करना, ये इसका कार्य है। या फिर अपने सदस्य देशों के व्यापार नीतियों की आवधिक समीक्षाएं करना, ये इसका कार्य है। या फिर भुगतान की एक बहुपक्षीय प्रणाली स्थापित करना, देखिए भुगतान का काम इसका नहीं होता है। या अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, ये भी इसका काम नहीं होता है। तो क्या बचे हमारे? ए और बी ही दोनों बचे हैं, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और बी इसके ही कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है? सीआईएफ का क्या पूरा रूप होगा? कोस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट होगा, कोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट होगा, कंपनी इंश्योरेंस एंड फ्रेट होगा, या कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड फ्रेट होगा। कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्रंट, कास्ट इंश्योरेंस एंड फ्लाइट, तो क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी होगा। शुद्ध व्यक्तिगत आय को, नेट पर्सनल इनकम को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वह संगठन जिनमें अधिकार विभिन्न स्तरों द्वारा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है आपका अंतर इकाई प्रशासन संगठन, रेखा संगठन, परियोजना संगठन, रेखा एवं कर्मचारी संगठन। तो ये होता है आपका रेखा संगठन, जिसमें अधिकार विभिन्न स्तरों द्वारा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मेल सही नहीं है? एडम स्मिथ की बात करें, राष्ट्र को इसने धन, राष्ट्र का धन, या कैनन धन, या मार्शल ने अर्थशास्त्रीय सिद्धांत दिए हैं, या रॉबिन्सन ने आपके राजनीतिक अर्थव्यवस्था को दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो सही मेल नहीं है वो है रॉबिन्सन राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो इसमें देखिए यहाँ पर राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, तो यहाँ जो रॉबिन्सन है, रॉबिन्सन को इसलिए नहीं जाना जाता, रॉबिन्सन्स को किस लिए जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है कि इन्होंने एन essay ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, एन essay ऑफ एन essay ऑन द नेचुरल सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लिए इन्हें जाना जाता है। मतलब हिंदी में अगर कहें तो दुर्लभता आधारित परिभाषा दी है इन्होंने। अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र की इन्होंने जो परिभाषा दी है वो अर्थशास्त्र की दुर्लभता पर आधारित दी है। दुर्लभता पर आधारित परिभाषा दी है, तो ऑप्शन यहाँ डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वे अधिमान शेयर जिन पर 2 वर्षों तक लाभांश का भुगतान नहीं होने के कारण शेयर धारक मत देने का अधिकार का दावा कर सकते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? क्या उनको क्यूमुलेटिव कहेंगे, नॉन क्यूमुलेटिव कहेंगे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस कहेंगे, या रेसिडुएंस प्रेफरेंस शेयर कहेंगे? तो सही आंसर होगा संचय अधिमान शेयर कहेंगे, क्यूमुलेटिव।
तो क्यूमुलेटिव को यदि 2 वर्ष तक लाभांश नहीं दे दिया जाता है, तो उसके कारण वो शेयर देने के अधिकार को दावा कर सकते हैं। तो वो होते हैं आपके क्यूमुलेटिव संचय अधिकार अंश होते हैं। विश्व बाजार के लिए किस देश को खुला रखने से बेरोजगार और बेरोजगार संसाधन को उपयोग करने का अवसर मिलता है? ये किसका सिद्धांत है? कह रहे हैं विश्व बाजार के लिए अगर किसी देश को खुला रख देते हैं तो उससे बेरोजगार और बेरोजगार संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिलता है। बेरोजगारों को संसाधन का उपयोग करने का चांस मिलता है, अवसर मिलता है। तो वो किसमें है? तो वो होता है वेट फॉर सरप्लस सिद्धांत। उसको बोलते हैं वेट फॉर सरप्लस सिद्धांत। गिफिन वस्तुओं के प्रति आय का प्रभाव कैसा होता है? बिल्कुल सिंपल, ऋणात्मक होता है गिफिन की वस्तुओं के लिए। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी ₹10 वाले 30 ऐसे अंश पूर्णतः याचित को जब्त किया जिन पर ₹3 प्रति आवंटन राशि तथा ₹4 प्रति याचित राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो वे अंश जब्त कर लिए और ₹8 प्रति अंश की दर से पुनर्निगमित किए गए। ऐसी स्थिति में पूंजी संचय खाते में कितनी राशि हस्तांतरित होगी? तो यहाँ देखिए कि एक कंपनी ने जो फोरफिट किए हैं वो हैं आपके 30 शेयर ऑफ 10 ईच। है कितने का एक शेयर? 10 का है, फुल्ली कॉल्ड अप है 10 का ही। और यहाँ पर क्या है? कह रहे हैं विच जिन पर अलॉटमेंट मनी ₹3 की एंड कॉल मनी ₹4 की। शेयर पर वर नॉट पेड मतलब ₹7 पेड नहीं किए गए हैं। इसका मतलब ₹3 पेड किए जा चुके हैं। जब ₹3 पेड कर दिए, इनको वापस छीन लिया। अब 30 शेयर आपने वापस छीने हैं। कितने रुपए मिल गए? इन पे 7 मिल गए। तो इसका मतलब ₹210 आपने छीन लिए। ये किस में आ गए? ये आ गए फोरफिटेड अकाउंट में आ गए। फोरफिटेड शेयर अकाउंट अकाउंट में आपके ₹210 आ गए। अब शेयर जो था तो ₹10 का। आपने इसको ₹8 में दोबारा रीइश्यू कर दिया। तो क्या होगा? ₹2 यहाँ पर यूज हो जाएंगे हर शेयर के। तो 30 शेयर पर ₹2 तो यूज हो जाएंगे, ₹60 तो यूज हो जाएंगे। तो 210 में से ₹60 तो यूज हो गए। बचे कितने आपके? तो ये बच जाएंगे आपके 150। तो क्या बचेंगे आप? सॉरी, यहाँ थोड़ा-सा गलत हो गया, ये थोड़ा-सा उल्टा हो गया। उल्टा नहीं, इसको सीधा कर लेते हैं, सीधा करके देखते हैं। सीधे में क्या है? सीधे में ये है, सीधा मतलब इसको सही से कर लेते हैं। तो सही से इसको देखते हैं और सही देखने में क्या है? 30 शेयर हम कंपनी ने छीन लिए। उस कंपनी को कह रहे हैं कि इस पर कह रहे हैं ₹3 और ₹4 वर नॉट पेड ये मिले नहीं हैं, तो मिले कितने हैं? तो 10 में से केवल ₹3 मिले हैं। 10 में से केवल 3 मिले हैं, तो कितने मिल गए? 3 तिया 9। ₹90 मिल गए। कितने मिल गए? ₹90। अब इन्हीं शेयर को ₹8 का दोबारा से रीइश्यू कर रहे हैं तो ₹2 कम में जा रहा है। तो 30 शेयर पर ₹2 तो आप यहाँ से ले लेंगे फॉरफिटेड से। तो ₹60 तो फॉरफिट यहाँ यूज हो जाएंगे। बचेंगे कितने? 30। 30 को आप क्या करेंगे? ₹30 को आप ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। क्या मैं इसकी आपको डिटेल में जनरल एंट्री भी बताऊं? तो आप चलो उसको भी देख लीजिए। देखिए जब जनरल एंट्री करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। कितने रुपए में जा रहे हैं शेयर? 30 शेयर जा रहे हैं ₹8 का एक, तो ये जा रहे हैं 240 के। ठीक है, 8 और 30 है ₹240 के। लेकिन यहाँ पर टू शेयर कैपिटल जो जा रही है, शेयर कैपिटल, अब वो देखिए शेयर कितने के हैं? ₹10 का एक शेयर है, 30 शेयर जा रहे हैं, तो ₹300 के शेयर जा रहे हैं। अब अंतर कितना रहा? 60। ₹60 कहाँ से लाएंगे? ₹60 लाएंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से आप कितने रुपए लाएंगे? जो कम पड़ रहे हैं कितने? 60। अब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितने थे? जितने आपने छीने थे। कितने छीने थे? ₹90। इसमें से 60 यहाँ यूज हो गए, तो बचे कितने? 30 बचे। तो 30 के लिए क्या एंट्री कर देंगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये एंट्री बन जाएगी 30-30 रुपए से। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता टॉपिक तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके लिए हम आपको बता देंगे कि कौन सी हमने क्लास ली थी और आपको क्लास जरूर देंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दें ताकि वो भी देख सके कि हमारी तैयारी कितनी है, कितनी अभी और करनी बाकी है। निम्नलिखित में से कौन में से किस वस्तु में जब कोई उपभोक्ता इतना ज्यादा खर्च करता है कि ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को दबा देता है ताकि अनस्थ अंतस्थ
मांग वर्ग की ढाल धनात्मक धनात्मक हो जाए तो उसको निकृष्ट वस्तुएं होती हैं, उत्कृष्ट वस्तुएं होती हैं, गिफिन की वस्तुएं होती हैं या सामान्य वस्तुएं होती हैं। तो ये कौन सी होती है? गिफिन की वस्तुएं होती हैं। तो यहाँ पर आपकी आज का सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आपके 100 आउट ऑफ 100 आए होंगे, और नहीं आए हैं तो आप प्लीज कमेंट में आप जरूर लिखें कि आपका स्कोर कितना आया है। ठीक है, तो नए सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, और आ, आशा करते हैं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। टेक केयर, बाय बाय।